आप चाहते हैं कि मेरा जीवन बेहतर बने, तो उस बेहतरी के लिए आपके मस्तिष्क में, मन में जो विचार आया है, उस विचार पर काम कीजिए। विश्वास कीजिए, आपका जीवन यकीनन बेहतर बनेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं एक और नया प्रकरण, नया बिंदु ग्रेड फर्स्ट हिंदी हेतु लेकर आया हूं। फ्राइडवाद कहो या फिर मनोविश्लेषणवाद है जो कहो, फ्राइडवाद या मनोविश्लेषणवाद, ग्रेड फर्स्ट के अंदर ये एक बिंदु लगा हुआ है। कई साथियों की डिमांड थी कि सर ये प्रकरण, ये टॉपिक्स जो है स्नातकोत्तर वाले, ये भी आप करवा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो ही लाइक और शेयर करना। पहली बार देखने वाले सब्सक्राइब कर लेना। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पर 8130-40 के समथिंग लोग अभी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। सेकंड ग्रेड का मैटर भी मैं डालूँगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड पहले तो सोच रहा हूँ इनका करवा दो। बाकी साहित्य इतिहास की जो शाम को प्रश्नोत्तरी, वो तो दोनों के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो जिसकी तैयारी कर रहा है वो उसकी वीडियो से जो देख सकता है। और साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी दोनों के लिए कॉमन है, तो वो भी, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट बनी, उसके भी 45 वीडियो, 45 सीरीज जो डाली जा चुकी है। वो प्लेलिस्ट में आप जो कुछ भी है देख लेना। प्रारंभ करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, फ्राइडवाद या मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषण। देखिए साथियों, पूरा अच्छे से समझा दूंगा कि मनोविश्लेषण आपने मनोविज्ञान के अंदर अच्छे से समझा होगा, वही चीज़ है। अब उसको साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के अंदर क्या कुछ कैसे किया वो देखेंगे। पहले से बेसिक देखते हैं। जो है मनोविश्लेषण शास्त्र के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड है। पहला सवाल यही है, पूछा जा सकता है। तो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने युगीन सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था से, देखिए साहित्य के क्षेत्र में, अब ग्रेड फर्स्ट में जुड़ा है तो क्या कुछ सोच समझ के जुड़ा होगा। तो फ्राइड ने युगीन सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था से क्षुब्ध और असंतुष्ट होकर मानव मूल्यों के समक्ष प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ये स्पष्ट किया कि सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठतम उपलब्धियां मनुष्य की काम प्रवृत्ति की विविध अभिव्यंजनाएं हैं। क्या किया? जो उस समय की युगीन सभ्यता है, सामाजिक व्यवस्था है, उससे क्षुब्ध हुए, असंतुष्ट हुए और कहा जो मानव मूल्य, उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। मानव के मूल्यों पर जो भी चीज़ मूल्य हैं निर्धारित किए गए हैं, उन्हें प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि सभ्यता और संस्कृति की जो श्रेष्ठतम उपलब्धियां हैं ना, वो और किसी से नहीं है, मानव मूल्यों से नहीं है, मनुष्य की जो काम प्रवृत्ति की जो विविध अभिव्यक्ति है, अभिव्यंजनाएं हैं, उनसे हैं। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ये पंक्तियां देकर किसका मत है? फ्राइड। तो मनुष्य के जीवन में कुछ भी मूल्यवान और धार्मिक नहीं है। मनुष्य वास्तव में काम प्रवृत्ति के हाथों की कठपुतली मात्र है। कौन कहते हैं? फ्राइड। ध्यान में रखिएगा, ये पंक्ति देकर पूछ ले कि मनुष्य के जीवन में कुछ भी मूल्यवान और धार्मिक नहीं है। मनुष्य वास्तव में क्या है? काम प्रवृत्ति के हाथों की क्या है? एकमात्र कठपुतली है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसका विचार। फिर फ्राइड अपने इस मत, अपने विचार का थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाता है। तो फ्राइड इस उपचार से दर्शन की ओर बढ़ते हैं। फ्राइड गेह उपचार से क्या बढ़ते हैं? दर्शन की ओर बढ़ते हैं थोड़ा। और रोगियों का उपचार करते करते उन्होंने व्याधियों के मूल उद्गम तक पहुंचकर अंतर्मन के विज्ञान की खोज की है। तो उपचार तो किया है, थोड़ा वो दर्शन की ओर तो बढ़े हैं, लेकिन फिर भी रोगियों का उपचार करते करते व्याधि, जो रोग है, उसका जो मूल उद्गम कहाँ से हो रहा है, वहाँ तक पहुँचकर अंतर्मन के विज्ञान की खोज की उन्होंने। जड़ में पहुँचे हैं वो। अब अचेतन संबंधी जो अवधारणा है, जो धारणा है कि क्या है चेतन, क्या चेतन, वो सारी ये इसके संबंध में स्पष्ट करते हैं ये। तो फ्राइड ने स्पष्ट किया है कि मन के दो भाग हैं। मुख्यतः क्या बताया? दो भाग बताएं, एक तो चेतन कॉन्शियस और अचेतन अनकॉन्शियस, और इसके बीच में तीसरा भाग भी है जिसकी स्थिति चेतन से कुछ पहले की है
इसे फ्राइड ने पूर्व चेतन है जो कहा है। ठीक है, जो चेतन के लिए एक प्रकार का द्वार है, चेतन के लिए एक प्रकार का द्वार है, चेतन की अपेक्षा अचेतन अधिक प्रबल है। तो ये जरूर ध्यान में रखना आप तो कि चेतन की अपेक्षा कौन सा मन है जो प्रबल होता है, अचेतन मन होता है। ठीक है, चेतन सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है। ये विशेषताएं हैं चेतन और अचेतन की, इनको अच्छे से समझने का प्रयास करना। चेतन सामाजिक जीवन में सक्रिय रहता है और अचेतन सामाजिक स्वीकृति के अभाव में मन के अंतः स्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। चेतन क्या है, जो अभी प्रेजेंट में आपको दिख रहा है, जो कुछ हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हो। और अचेतन क्या है, सामाजिक स्वीकृति के अभाव में मन के अंतः स्थल में रहकर अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष करता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रकट करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे, या कुछ ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है, वो अवचेतन में अपने चली गई है चेतन में। ठीक है, तो वो अभिव्यक्ति के लिए क्या है, संघर्ष करती है। अब ये जो 3 स्तर इन्होंने बताए हैं, ठीक है, इन 3 स्तरों वाले मानस तंत्र को फ्राइड ने पुनः 3 भागों में है जो विभाजित किया है। इड पढ़ा है साइकोलॉजी में, ईगो और सुपर ईगो, अर्थात इदम, अहम और अति अहम। इदम, अहम, अति अहम। इदम रोगों का पुंज है। सवाल आ गया, रोगों का पुंज है इड, ईगो, सुपर ईगो, तो क्या करोगे, इदम। इदम रोगों का पुंज है। यह अतृप्त जो वासनाएं हैं उनका अंधकारमय कोश है। तो ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। साहित्य इतिहास के अंदर अगर प्रश्न आया, मतलब कि ग्रेड फर्स्ट के अंदर, तो इसी तरीके से आएंगे। ये पूछ ले कि यह अतृप्त वासनाओं का अंधकारमय कोश है, यहाँ यह से तात्पर्य है, तो ध्यान में रखना कौन, इदम रोगों का पुंज है, और अतृप्त जो वासनाएं उनका क्या है, अंधकारमय कोश है एक तरीके से। फिर बात करें अहम की, दूसरे की, तो अहम चेतन मन है, प्रेजेंट वाला, जो क्या करता है, जो सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहता है, जागरूक रहता है, सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहता है। अति अहम, परम अहम की हम बात करें, अति अहम की बात करें तो संचित सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है। जो सामाजिक मान्यता है, सामाजिक जो मूल्य उनके प्रति उनका प्रतीक है वो, जिसका काम क्या है, आलोचना और अधीक्षण करना है कि ये ठीक है, ये गलत है, चलो ठीक है, यही है। ठीक है, तो अहम ध्यान रखना, इदम रोगों का पुंज है, अतृप्त वासनाओं का अंधकार में कोश है। इसकी विशेषता ये हो गई। अहम की विशेषता ये हो गई कि ये चेतन मन है, सामाजिक मूल्यों के प्रति सचेष्ट रहता है। पूछा जाएगा सवाल, और बहुत अच्छा सवाल बन रहा है। अति अहम की बात करें तो संचित सामाजिक मान्यताओं का प्रतीक है, जिसका काम आलोचना और अधीक्षण है। और यकीन जानिए, अगर यहाँ मनोविश्लेषणवाद वाला अगर सवाल आया तो, और तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जितना मुझे विश्वास है 99.99% आपका जो ये मैटर मैं करवा रहा हूँ यहीं से सवाल आएगा। और ये ऑथेंटिक मैटर है, किसी गाइड वाइड का मैटर नहीं। गाइड से आपको अतिरिक्त भी मिलेगा, हिंदी साहित्य इतिहास की आप जो ग्रेड फर्स्ट वाली गाइड भी कहीं मिलेगी आपको, तो लगभग उससे ज़्यादा ही मैटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और ऑथेंटिक मिलेगा। अगर ज़्यादा नहीं भी मिलेगा, कई चीज़ें छोड़ी भी है तो। ठीक, चलिए, फ्राइड क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी अनुवाद है नीचे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। फ्राइड कहते हैं कि इट इज़ ईजी, हो सकता है अंग्रेजी थोड़ी अशुद्ध हो, इट इज़ ईजी टू सी दैट द ईगो इज़ दैट पार्ट ऑफ द इड विच हैज़ बिन modified by the direct influence of the external world acting through the preparation. Moreover, the ego has the task of bringing the influence of the external world to bear upon the id and its tendencies and endeavor to suitable the reality principle of the pleasure principle which resides supreme in the id. यानी कि अहम इद का वह भाग है जिसका निर्माण इंद्रिय ज्ञान में चेतन के माध्यम से बाह्य जगत के संपर्क द्वारा हुआ है। अहम क्या है, अहम कौन सा, बीच वाला पार्ट 2 नंबर, इदम, अहम, अति अहम। अहम के बारे में कहा है कि अहम इदम का वह भाग है जिसका निर्माण क्या, इंद्रिय ज्ञान में चेतन के माध्यम से। जो इंद्रिय है,
जो ज्ञान है उनके चेतन के माध्यम से, इंद्रियों की चेतना के माध्यम से बाह्य जगत के संपर्क से हुआ है। अंदर जो इंद्रियां हैं, जो चेतना है, तो बाह्य जगत से जुड़ते ही चेतना जागृत हुई, चेतन मन हुआ कि हाँ यही है दुनिया के अंदर, तो वहाँ से क्या है, अहम का निर्माण है जो होता है। इदम का प्रेरक सिद्धांत ध्यान में रखिएगा, दो नोट कर लीजिए आप या अंडरलाइन कर लीजिए, और ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे स्नातकोत्तर वाले। पीडीएफ आपको मैं एक साथ तभी उपलब्ध करवाऊंगा, प्रयास करूंगा। इदम का प्रेरक सिद्धांत है आनंदवाद और अहम का प्रेरक सिद्धांत है वस्तुवाद। अब इदम का प्रेरक सिद्धांत है आनंदवाद, आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, अगर नहीं समझा तो मैं समझा देता हूँ। इदम का प्रेरक सिद्धांत क्या, आनंदवाद। इदम को कौन प्रेरित करता है? इड को आनंद, कि मुझे तो मज़ा चाहिए, मुझे सही गलत से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, सामने कोई चीज़ पड़ी होती है किसी दूसरे की होती है, लेकिन बस उसको तो अपनी खुशी चाहिए, अपना आनंद चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है किसकी है किसकी नहीं, मुझे तो ये चाहिए। ठीक है, सही गलत का उससे कोई मतलब नहीं है। तो यह है आनंदवाद, इसका प्रेरक सिद्धांत क्या है? आनंदवाद है। और अहम का प्रेरक सिद्धांत क्या है? वस्तु है, जो सामने उसको वस्तुवाद से प्रेरित होता है ये अहम प्रेजेंट में। ठीक है, और ये आनंद, इसको खुशी मिलनी चाहिए, बस अपने को मजा आना चाहिए, दुनिया को कुछ भी हो जाए। तो ये आप सीधे सीधे ध्यान में रख लेना, इदम का प्रेरक सिद्धांत आनंदवाद है और अहम का प्रेरक सिद्धांत वस्तुवाद है। डायरेक्ट सवाल है जो पूछा जा सकता है। चलिए और बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। फ्राइड महोदय क्या कहते हैं? तो फ्राइड के अनुसार जीवन की मूल वृत्ति काम है। मूल वृत्ति काम बताइए इन्होंने, ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अचेतन जिन दमित इच्छाओं का पुंज है वे मूलतः काम के चारों ओर केंद्रित है। कि जो अचेतन जिन दमित इच्छाओं का पुंज है ना, वो मूलतः क्या है? काम के इर्द गिर्द जो घूमती है साहब। और काम को फ्राइड ने लिबिडो कहा है। ये मनोविज्ञान में कई बार पूछा गया है कि काम को फ्राइड ने क्या कहा है? लिबिडो कहा है। तो अपने ग्रेड फर्स्ट में भी जुड़ा है, तो ये भी यहाँ पर भी पूछा जा सकता है, क्या कहा है? लिबिडो। ये बेसिक जो बेस बनता है, जो ये मनोविश्लेषणवाद दिया है इसने, मनोविश्लेषण, उसका बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो फ्राइड ने लिबिडो कहा है। तो मानव के व्यक्तिगत और समष्टिगत, खुद का और सबका, व्यक्तिगत और समष्टिगत सभी कार्य व्यापारों के मूल में क्या है? काम वृत्ति है जो प्रेरणा रहती है। ये क्या कहता है फ्राइड? कि मानव के खुद के काम हो, व्यक्तिगत काम हो या फिर समष्टिगत, जितने भी सारे काम जो काम करता है ना आदमी, उनके मूल में, केंद्र में एक तरीके से लिबिडो ही है जो छुपी हुई रहती है। यही प्रेरणा है जो प्रेरित करती है कि तुझे करना है, ये प्राप्त करना, तुझे ये करना है, इसके लिए करना है। ठीक है, अब काव्य रचना प्रक्रिया का रहस्य। ठीक है, ऊपर तो साधारण बेसिक चीज़ें फाउंडेशन बन गया। अब अपने साहित्य के अंदर आते हैं कि यहाँ पर इस मनोविश्लेषणवाद को क्यों जोड़ा गया। आपने कई बार हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो कक्षा 11-12 के अंदर चलती रहने वाली पुस्तक को मैंने पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने कई जगह आया था जिक्र कि ये मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, ये मनोविश्लेषणात्मक कवि है, ये मनोविश्लेषणात्मक रचना है। इस प्रकार के आपने विधाओं के अंदर उसकी विशेषताओं में कई बार पढ़ा होगा। प्रेमचंद की कहानियों में भी एक दो और रचनाकार थे, आ नहीं रहे दिमाग में, तो उनको भी मनोविश्लेषणात्मक रचनाकार, रचनाएं कहा जाता है। तो काव्य रचना प्रक्रिया का रहस्य क्या है साहब इसमें? फिर तो फ्राइड ने कल्पना को महत्व दिया है, ठीक बात है, और वे कवि कल्पना को दीवा स्वप्न मानते हैं। वे कवि कल्पना को क्या मानते हैं? दीवा स्वप्न मानते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, वे कवि कल्पना को दीवा स्वप्न मानते हैं, यहाँ पर वे कौन, या कवि कल्पना को दीवा स्वप्न मानने वाले कौन हैं? तो कौन हो जाएंगे? फ्राइड महोदय हो जाएंगे। उनकी मान्यता के अनुसार अब क्या है, अपने काम की चीज़ और ज़्यादा काम की चीज़ आ रही है कि उनकी मान्यता ने, फ्राइड के मान्यता के अनुसार कवि बच्चों के समान अति कल्पना का संसार बनाता है। कि कवि क्या करता है? बच्चे जैसे कल्पनाएं करते हैं ना बहुत ज़्यादा, उसी तरीके से अति कल्पनाओं का संसार बनाता है जिसमें यथार्थता है जो नहीं होती है भाई साहब। और इस कल्पनात्मक काव्य संसार की यथार्थता
का साहित्यिक प्रवृत्ति पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या कहते हैं कि जो ये इस कल्पनात्मक जो काव्य संसार है इसकी अतिशयता हो जाती है, तो साहित्यिक प्रविधि पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अब कैसे प्रभाव पड़ता है, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ये कि बच्चा वयस्क होने पर शैशव की क्रीड़ाएँ छोड़ देता है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाए तो जो शिशु काल में जो क्रीड़ाएँ करता है वो छोड़ देता है, किंतु दीर्घ अवधि के बाद भी उसकी स्मृति में शैशव की क्रीड़ाएँ और उनसे प्राप्त होने वाला आनंद है जो बना रहता है। क्रीड़ाएँ छोड़ देता है लेकिन उसके मस्तिष्क में स्मृतियों में वो है जो बनी रहती है वो सारी की सारी चीज़ें, और वो क्या है, आनंद देती रहती कि छोटा जना वो करता, छोटा जना वो करता और बड़ा जाता और मज़ा आता, और ये सारी की सारी चीज़ें। तो वह वयस्क जीवन तो ग्रहण कर लेता है किंतु शैशवकालीन आनंद की स्मृति से विरत है जो नहीं होता है। तो वास्तव में हम किसी वस्तु का त्याग नहीं करते, अपितु एक वस्तु का दूसरी वस्तु से विनिमय कर लेते हैं। बहुत कमाल की बात कही है इन्होंने। फ्राइड समझाना चाहते हैं कि हम किसी वास्तव में तो किसी एक वस्तु का त्याग नहीं करते, छोड़ते नहीं, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का विनिमय कर लेते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और पहले वाले की स्मृति अपनी खोपड़ी में है जो चिपका लेते हैं। तो उसी प्रकार बच्चा वयस्क होने पर शैशव क्रीड़ाओं का त्याग कर देता है और उसके स्थान पर कल्पना चित्रों की सृष्टि का आरंभ है जो कर देता है कि पहले ऐसे था, पहले ऐसे था। उनसे भी उसे वही आनंद मिलता है जो शैशवकालीन क्रीड़ाओं से मिलता था, और इन कल्पना चित्रों को दिवा स्वप्न कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा। कल्पना चित्रों को कहा जाता है साहब, दिवा स्वप्न कहा जाता है। सुना होगा साइकोलॉजी में ये नाम भी। आगे देखते हैं। यही वयस्कों के दिवा स्वप्न यानी कल्पना चित्र और शिशुओं की क्रीड़ा में अंतर कर देना भी आवश्यक है। अब दिवा स्वप्न और शिशुओं की जो क्रीड़ा है उसमें अंतर स्पष्ट कर देना आवश्यक है। तो क्या है कि बच्चे अपनी क्रीड़ाएं बड़ों से नहीं छिपाते। ध्यान से अच्छे से सुनिएगा, इस बात को समझिएगा कि बच्चे जो है वो अपनी क्रीड़ाओं को बड़ों से नहीं छिपाते हैं, किंतु वयस्क अपने कल्पना चित्रों को अन्य से छिपाते हैं। आपके मन में किसके लिए क्या कल्पना चल रही है भी आप क्या दूसरों से छिपाते हैं कि नहीं, पता लग जाएगा इसको, पता नहीं अपने बारे में क्या सोचेगा। तो बच्चे तो अपने क्रीड़ाओं बड़ों से नहीं छिपाते, लेकिन वयस्क जो होता है वो अपने कल्पना चित्रों को अन्य से छिपाता है। तो फ्राइड के अनुसार दिवा स्वप्न बाल क्रीड़ा की एक श्रृंखला है। दिवा स्वप्न क्या है, बाल क्रीड़ा की ही श्रृंखला है, और बच्चों की क्रीड़ाएं बड़ों के कार्यों की अनुकृति होती है। बच्चों की क्रीड़ाएं बड़ों के कार्यों की अनुकृति होती है जिन्हें वह छिपाने की आवश्यकता नहीं समझता, किंतु वयस्क अपने दिवा स्वप्न को दूसरों पर प्रकट करना उचित नहीं समझता और इन इच्छाओं से उद्भूत कल्पना चित्रों को छिपाने का यत्न है जो प्रयास जो करता रहता है। ये यहाँ से पूछा जा सकता है। दिवा स्वप्न बाल क्रीड़ा की श्रृंखला है, बच्चों की क्रीड़ाएं बड़ों के कार्यों की अनुकृति होती है, इतना दे दिया। और पूछा जाए किसका कथन है, तो फ्राइड साहब का कथन है। ध्यान में रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या कहते हैं आगे, आपको लग रहा होगा क्या है, लेकिन इत्मीनान से सुनते जाइए आप, तभी इस साहित्य की दृष्टि से हिंदी के अंदर आप काव्य कवि की दृष्टि से इस पूरे फ्राइडवाद को जो समझ पाएंगे। हिंदी में इसीलिए जोड़ा गया है इसको। बाकी सीधा सीधा क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा, ये वो, इतना भाग चेतन का, इतना ये, वो तो आपको मनोविज्ञान में देखने को मिल ही जाएगा। तो इन चीज़ों को समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए कि है क्या ये। आगे फ्राइड क्या कहते हैं कि फ्राइड ने दिवा स्वप्न दृष्टा अथवा कल्पना चित्र सृष्टा, दिवा स्वप्न सृष्टा और अथवा या फिर कह सकते हैं कल्पना चित्र सृष्टा, चित्र बना लेता है ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो व्यक्तियों को स्नायविक विकारग्रस्त व्यक्तियों का समूह का है। जो व्यक्ति दिवा स्वप्न दृष्टा होते हैं, जो कल्पना चित्र दृष्टा होते हैं, उन व्यक्तियों को स्नायविक विकारग्रस्त व्यक्तियों का समूह का है। ध्यान में रखना इस बात को। तो उन्होंने दो प्रकार के साहित्यकार माने हैं। तो देखिए, पूछ लिया जाए फ्राइड ने कितने प्रकार के साहित्यकार माने, दो प्रकार के। क्या, प्रथम तो वे जो प्राचीन रचनाकारों एवं त्रासदी प्रणेताओं के पूर्व प्रस्तुत लोकमान्य सामग्री ग्रहण करके साहित्य का निर्माण करते हैं। पहले कौन से, जो प्राचीन रचनाकारों और त्रासदी प्रणेताओं के पूर्व प्रस्तुत
जो पुराने रचनाकार हैं, जो पहले के प्रस्तुतकर्ता हैं, उनका जो लोकमान्य जो सामग्री थी ना, वो उस सामग्री को ग्रहण करके साहित्य का निर्माण करते हैं। पहले तो वो हो गए। दूसरे साहित्यकार किसको माने? दूसरे वे जो अपने साहित्य की स्वयं रचना करते हैं, मूल रचयिता होते हैं, खुद सृजना करने वाले होते हैं। ठीक है, पहले वाले तो वो हो गए जो पहले वाले जो किए थे उनका ग्रहण कर लिया, कर दिया रचना, और दूसरे जो अपने साहित्य की स्वयं रचना करते हैं। ठीक है, ये ही दिवा स्वप्न दृष्टा अथवा स्नायविक विकारग्रस्त समुदाय के व्यक्ति हैं। ऐसे साहित्यकार प्रेमाख्यान, कहानी, उपन्यास आदि की रचना करते हैं जो मूलतः कल्पना पर है, जो आधारित होती है, और उनकी अतृप्त इच्छाएं या काम वासना उनकी रचनाओं के मूल में रहती है। जो मूल में उनकी काम वासना जो वगैरह अतृप्त जो इच्छाएं हैं, अतृप्त इच्छाएं या काम वासना, देखिए यहाँ पे सीधा काम वासना से आप डायरेक्ट अर्थ नहीं लगा सकते, अतृप्त इच्छाएं भी कह सकते हैं। कुछ ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, जिनकी तृप्ति नहीं हुई, तो वो इच्छाओं को लेकर वो फिर क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। कल्पना करके कोई प्रेमाख्यान लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, उपन्यास है जो लिखते हैं साहब। ठीक है, अब बात करते हैं कला चिंतन का मूल स्रोत। कला चिंतन का मूल स्रोत देखिए साहब, तो फ्राइड साहब के अनुसार कला क्या है? चिंतन का मूल स्रोत है। ध्यान में रखना, फ्राइड के अनुसार चिंतन का मूल स्रोत क्या है साहब? कला। ठीक है, कला चिंतन का मूल स्रोत है। ये सवाल भी यहाँ से पूछा जा सकता है। मैं बताता चल रहा हूँ कहाँ से क्या सवाल पूछा जाएगा। तो काम और धर्म, अर्थ तथा साहित्य एवं संस्कृति के मूल में इसी की प्रेरणा स्थित है। काम और धर्म, अर्थ तथा साहित्य एवं संस्कृति के मूल में इसी की प्रेरणा है जो स्थित रहती है। कला चिंतन का मूल स्रोत है, यही बात। व्यक्ति की जो दमित एवं कुंठित असामाजिक प्रवृत्तियाँ अपने परिशोधित रूप में कला और संस्कृति का निर्माण करती है। जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं रहती है, जो कुंठित असामाजिक प्रवृत्तियां रहती है, वो क्या परिशोधित रूप में परिशोधन होते हुए कला और संस्कृति का निर्माण है जो करती है। किंतु ये मौलिक वस्तु न होकर कुंठा का उदात्तीकरण है। कंठा का उदात्तिक रूप, जो कुंठा उसके अंदर थी उसका परिशोधन करते हुए कला संस्कृति के रूप में निर्मित हो जाती है। तो किंतु ये मौलिक वस्तु नहीं है उसकी, ये कुंठा का क्या उदात्तिक रूप है, अथवा वर्जना का मात्र रूप परिवर्तन है। जो चाहता था उसका रूप परिवर्तन करके इस प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहता है। तो विविध कलाएं भौतिक हो चाहे शारीरिक वर्जनाओं से है जो उत्कृष्ट होती है, प्रकट होती है। इसीलिए फ्राइड ने साहित्य सर्जना को मल त्याग करने की प्रवृत्ति की तुष्टि मात्र माना है। नोट कर लीजिएगा इस कथन को। फ्राइड ने साहित्य सर्जना को मल त्याग करने की प्रवृत्ति की तुष्टि मात्र है जो माना है। ये उनका विचार है, पर विचार है तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अपने को तो सवाल से मतलब परीक्षा में सवाल है जो पूछा जा सकता है। अब मनोविज्ञान के आधार पर समीक्षा करने वाले कौन? I.A. रिचर्ड्स भी प्रवृत्तिमूलक और निवृत्तिमूलक दो प्रकार की तृष्णाएं मानते हैं। ध्यान में रखना, ये एक और सवाल बन जाएगा। सवाल क्या बन जाएगा? I.A. रिचर्ड्स दो प्रकार की तृष्णाएं मानते हैं। तृष्णाएं कितने प्रकार की मानते हैं I.A. रिचर्ड? दो प्रकार की, पहली प्रवृत्तिमूलक और दूसरी निवृत्तिमूलक। ठीक है बात, चलिए साहब आगे। तो उनके अनुसार ये जो तृष्णाएं हैं ये अधिकांश अचेतन की क्रियाएं हैं जो हो सकती है, किंतु चेतन मन की अनुभूति की विवेचना के लिए अचेतन की इन तृष्णाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती। चेतन मन को अपन को अनुभूत करना है तो उसके लिए अचेतन की इन तृष्णाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। वस्तुतः फिर क्या होगा? तो वो ये होगा कि जीवन की अव्यवस्थित वृत्तियों की व्यवस्था का नाम ही आनंद है। जीवन की जो अव्यवस्थित वृत्तियाँ हैं ना, उनकी व्यवस्था का नाम ही आनंद है। कुछ चीज़ें अव्यवस्थित है, अव्यवस्थित जो वृत्तियां हैं उनको एक जगह, अव्यवस्थित जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को एक जगह कर दें तो वो क्या मज़ा, जो गड़बड़ चीज़ें हैं वो मिलने लग जाए तो क्या मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो वो आनंद है। जहाँ फ्राइड काम अथवा राग के माध्यम सहज व वृत्तियों के परिष्कार या परिष्कृत या उदात्तिक रूप को सर्वोपरि मानते हैं, वहाँ रिचर्ड्स उससे भी आगे बढ़कर क्या विरोधी मनोवेगों के संतुलन या समन्विति में काव्य के चरम मूल्य की है जो बात करते हैं। काव्य में
काव्य के चरम मूल्य की बात करते हैं। काव्य हो तो फिर उसके मूल्य भी क्या है, और थोड़े श्रेष्ठ होने चाहिए। इसके विपरीत अब देखिए समझते हुए चल रहे हैं कि कौन क्या क्या मत दे रहा है। इसके विपरीत एडलर महोदय हैं एक। एडलर क्या कहते हैं इसके बारे में, मनोविश्लेषणवाद के बारे में, कि काम वृत्ति जीवन की प्राथमिक समस्या नहीं है। एडलर क्या कहते हैं कि जो काम वृत्ति है ना, वो जीवन की प्राथमिक समस्या नहीं है। जब व्यक्ति काम विषयक समस्याओं का अनुभव करता है तब उसकी जीवन शैली निर्मित हो चुकी होती है। कि कोई व्यक्ति के अंदर काम विषयक समस्याएं आई है, काम विषयक समस्याओं को अनुभव कर रहा है, तो यूँ समझिए जब अनुभव कर रहा है तब उसकी जो जीवन शैली वो निर्मित हो चुकी है। आप जब कुछ गलत चीज़ें अनुभव करने लग जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का अनुभव करने लग जाते हैं, तो उसका अनुभव करने से पहले आप उस तरह की जीवन शैली के हो चुके हैं, तभी वो चीज़ें अनुभव कर रहे हैं। कोई किसी के प्रति गलत मानसिकता रखता किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति, कोई किसी के प्रति, तो उस तरह गलत मानसिकता वो है जो पहले उसकी जीवन शैली जो निर्मित हो चुकी है। ठीक है बात। तो काम जीवन शैली का क्या है, एक अंश मात्र है। तो काम क्या है, एडलर क्या कहते हैं, काम जीवन शैली का एक अंश मात्र है, किंतु इतना अवश्य है कि कुंठाओं और वर्जनाओं से श्रेष्ठ और उत्कृष्ट साहित्य की रचना संभव नहीं है। और यदि ऐसा होता तो विश्व से सुंदर असुंदर सत्साहित्य और असत साहित्य का भेद ये जो मिट जाता। समझ में आ गई बात। चलिए क्षतिपूरक सिद्धांत, आगे थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं हम सिद्धांत को। तो फ्राइड ने मानव की समस्त जो सृजनात्मक क्रियाओं को क्या क्षतिपूरक क्रिया के रूप में है जो विवेचित किया है। देखिए मानव की जो समस्त सृजनात्मक क्रियाएं हैं, कुछ नया करने की जो नया काम है, नया करने की जो आदत है मानव की, उन क्रियाओं क्षतिपूर्तक क्रिया के रूप में है जो विवेचित किया है। कि ये चीज़ आपको नहीं मिली, इसकी पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हो, ये चीज़ नहीं मिली, इसकी पूर्ति के लिए आप ये कर रहे हो, तो क्षतिपूरक क्रिया के रूप में जो विवेचित किया है। ठीक बात। और कुंठा के उदात्तिक रूप को है जो कला का नियामक तत्व है जो स्वीकार किया। कि कुंठा थी, उसको उदात्तिक रूप को संशोधित करके, परिशोधित करके आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के इस रूप में ले लेते हैं इसको। वही है, ब्लैक मनी हो किसके पास में, किसी के पास में, तो वो किसी को अच्छे काम में लगा के, ऐसे काम में जो लोगों को दिखता है तो उसको वाइट मनी में कन्वर्ट जो कर देता है। ठीक बात। तो इस दृष्टि से साहित्य और कला प्रकृत मूल्य संपन्न नहीं है, वे भ्रम है और थोड़ी क्षतिपूर्तक क्रियाएं हैं। बहुत दुख हुआ, चलो एक कविता लिख देते तो उसमें सैड फीलिंग वाली वो सारी वो उसमें अपनी जो पीड़ा थी उसमें व्यक्त कर दी। तो ये कहता है फ्राइड कि वे भ्रम है और थोड़े क्षतिपूरक क्रियाएं हैं, क्योंकि कल्पना प्रवण लेखक की कृति में उसी की वर्जनाएं काम प्रतीकों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। क्या कि जो कल्पना प्रवण लेखक है, कल्पना करने वाला लेखक है, उसकी कृति में उसकी जो वर्जनाएं काम प्रतीकों के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करती है। जो वो महसूस करा उसी को अभिव्यक्ति उनमें देती हो कल्पना के माध्यम से। तो कला सृजन वस्तुतः क्या है, काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है। ध्यान में रखना, कला सृजन वस्तुतः क्या है, काम प्रतीकों का पुनर्निर्माण है। कौन कहते हैं, फ्राइड कहते हैं। लेखक जीवन की यथार्थता और विभीषिका को वहन नहीं कर पाता। लेखक क्या है, जीवन की जो वास्तविकता यथार्थता है और उसकी जो विभीषिका है जीवन की, उसको वहन नहीं कर पाता। इसलिए वह संघर्षशील जगत से पलायन करता और कल्पना का बहुरंगी वातायन निर्मित करता है। इससे उसे क्षणिक संतोष प्राप्त होता है। दुख हुआ, कविता लिख दी, ठीक है, आहा ठीक है, वहाँ वो शिफ्ट हो गया, वो उसे क्षणिक संतोष प्राप्त होता है। ये सारा का सारा मत है कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में। ये किसका, फ्राइड का है। फ्राइड इस तरीके से सोचता है इनके विषय में, इसलिए हिंदी साहित्य में इसको जोड़ा गया है हिंदी के अंदर। अतः कला विशुद्धतः एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। कला क्या है, विशुद्धतः एक शारीरिक प्रक्रिया है। इसमें नैतिकता या आध्यात्मिकता की खोज करना क्या व्यर्थ है। ध्यान में रखना, कला को विशुद्धतः एक शारीरिक प्रतिक्रिया बताया इसने, और नैतिकता और आध्यात्मिकता की खोज करना क्या बिल्कुल बेकार है। कि नैतिकता मत खोजो इसके अंदर, कला के अंदर। अब काव्य मूलक क्या है कुछ वो देख लेते हैं। तो काव्य मूलक के अंदर फ्राइड क्या लेता है कि फ्राइड का मत है कि कला का उदात्तिक रूप सभ्यता और संस्कृति के मूल्य की प्रगतिशील उपलब्धि है। कला का उदात्तिक रूप सभ्यता और संस्कृति के मूल्यों की प्रगतिशील उपलब्धि है केवल। जब कुंठा का कुंठा की जो उदात्तीकरण की जो प्रक्रिया असंपन्न होती है, पूरी होती है, तब उसकी बर्बरता और एकांतिकता क्या जाती रहती है, चली जाती है, उसका मूल स्वरूप चला जाता है और उसमें एक सांस्कृतिक मूल्य का समावेश हो जाता है। इस प्रकार कला से प्राप्त
आनंद की उपलब्धि करके उन्माद के रूप में होती है, जो जीवन की कठोरता, ब्लैक मनी व्हाइट मनी वाली बात है, जो जीवन की कठोरता से बचने के लिए एक अस्थायी आश्रय प्रदान करता है। और इसी से फ्राइड कला में संप्रेषण को महत्वपूर्ण समझते हैं और साधारणीकरण की आवश्यकता पर जो बल देते हैं। साधारणीकरण टॉपिक भी हम पढ़ेंगे स्नातकोत्तर। समीक्षात्मक दृष्टि, जो ये बिंदु है इसके आखिर में आ चुके हैं, थोड़ा सा और है, देख लीजिए। समीक्षात्मक रूप से हम देखें तो फ्राइड की समीक्षा दृष्टि उनकी इस मान्यता पर आधारित है। किस मान्यता पर? कि कल्पना चित्र अपनी अंतर्निहित इच्छा तथा तीनों कालों से संबंध है। कल्पना चित्र क्या है? भूतकाल की भी सोच सकता है ऐसे ऐसे, वर्तमान में भी क्या चल रहा है और भविष्य, तीनों कालों से संबंध है। इस दृष्टि से लेखक की कृतियों का परीक्षण, लेखक जो भी रचना करता है उस कृतियों का परीक्षण तथा जीवन और कृतियों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना चाहिए। उसका जीवन और उसकी कृतियों के जो पारस्परिक संबंध, जीवन में क्या चल रहा है, जो उसने रचा है उसमें क्या, उनके बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना चाहिए। ये समीक्षात्मक रूप से देख रही है। एक यथार्थ अनुभव जो लेखक के मानस पर प्रबल प्रभाव अंकित करता है। किसी पूर्व अनुभव, स्मृति अथवा साधारण बाल्यकाल की अनुभव स्मृति को उद्वेलित करता है। कई कवि रचनाकार देखेंगे कि भूतकाल में उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई उनको वो आज है जो गीतों के रूप में, इनकी रचनाओं के रूप में है जो रचते रहते हैं। तो यही कहना यहाँ पर चाह रहे हैं। उससे एक इच्छा स्फुरित होती है जिसकी पूर्ति उस कलाकृति के माध्यम से होती है। इच्छा स्फुरित हुई पहले वाली, अब उसको पूरा कैसे कर रहा है वो? कलाकृति के माध्यम से हो रही है। इस प्रकार अब कहीं पेंटर होते हैं, चित्रकार होते हैं, भूतकाल में किसी से प्रेम हुआ था, किसी को देखा था कहीं पे भी कुछ भी, तो उसका वो कि यार वो था, वो उसका चित्र है जो शुरू बनाना करते हो। इस तरीके से उस स्मृति की उस बात को पूर्ति करता है। इस प्रकार उस कृति में वर्तमान की घटना एवं अतीत की स्मृति के तत्व पृथक पृथक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वर्तमान की जो घटना है वो और अतीत की जो स्मृति याद है उसको अलग अलग रूप में है जो स्पष्ट रूप से आप देख है जो सकते हैं। समझे? इस प्रकार किसी भी सृजनात्मक साहित्य के अध्ययन का प्रकार व्यर्थ है जो नहीं हो सकता। दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति माफ करें, दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति को ही काव्य कहा है। क्या साहब? जो दिवा स्वप्न आया उसकी जो आपने अभिव्यक्ति की वही काव्य बताता है। ये फ्राइड कवि कल्पना को दिवा स्वप्न और दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति को काव्य मानते हैं। ये परीक्षा में सीधा सीधा मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल आपके है जो परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि साहित्य में हिंदी में ये जोड़ा है तो डायरेक्ट मतलब का यहीं से निकलता है। कवि कल्पना को दिवा स्वप्न और दिवा स्वप्न की अभिव्यक्ति को काव्य ही उसी को काव्य मानता है। तो अभिव्यक्ति के कलात्मक स्वरूप को ही काव्य, कला या साहित्य आदि कहा जाता है। फ्राइड का यह भी मानना है कि दिवा स्वप्नों के अध्ययन से उन समस्याओं की ओर पहुंचा जा सकता है जो कल्पना प्रधान रचनाओं से उत्पन्न प्रभाव से है जो संबंध है। कि दिवा स्वप्नों के अध्ययन से उन समस्याओं की ओर पहुंचा जा सकता है जो कल्पना प्रधान रचनाओं से उत्पन्न प्रभाव से है जो संबंध है। कि इस तरह की रचना जो कल्पना प्रधान है वहाँ से क्या मूल समस्या रही होगी वहाँ तक जाया जा सकता है। फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ने विश्व चेतना को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। विश्व साहित्य समाज पर उनका युगांतकारी प्रभाव पड़ा है। निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं हम कि विश्व साहित्य समाज पर उनका युगांतकारी प्रभाव पड़ा है फ्राइड का। ब्रिटिश विश्वकोश के अनुसार, ब्रिटिश विश्वकोश लिखता है, यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ मैं सीधा, कि फ्राइड ने कल्पना प्रवण लेखक की तुलना क्रीडाग्रस्त शिशु से की है। सवाल बन जाएगा, फ्राइड ने जो कल्पना प्रवण लेखक है, ऊपर भी आई है ये बात कि कल्पना प्रवण जो लेखक है उसकी तुलना किससे की है? क्रीडारत शिशु से की है, जिसका क्रीड़ा जगत यथार्थ जगत से बिल्कुल पृथक होता है। कभी भी बालक के समान कल्पना छवियों का निर्माण करता है, उसे गंभीर भाव से ग्रहण कर अपनी मानसिक सृष्टि को तीव्र रूप से यथार्थ से पृथक करता है और अपनी बहुत सी भावनाएं उसमें अभिनिविष्ट है जो कर देता है। यानी कि जब कवि रचना करता है तो कल्पना करता है, कल्पना के अंदर गंभीरता लाता है, बचपन की स्मृतियाँ लाता है और अपनी रचना के अंदर उसको क्या करता है? अभिनिविष्ट है जो कर देता है भावनाओं को। ये बात है। शक्ति और सीमाएं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँच पाया, वो बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद के अंदर फ्राइड। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ये कथन जरूर ध्यान में रखना सारे के सारे। अब डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि फ्राइड और हिंदी साहित्य नामक अपने निबंध में फ्राइड दर्शन की शक्ति और सीमाओं की ओर संकेत किया। तो ये सवाल ध्यान में रखना,
फ्राइड और हिंदी साहित्य निबंध किसका है? नगेंद्र साहब का। फ्राइड और हिंदी साहित्य नामक निबंध रचा इन्होंने और उसमें फ्राइड दर्शन की शक्तियाँ और सीमाओं की ओर संकेत किया। क्या क्या सीमाएं और शक्तियाँ बताई नगेंद्र साहब ने? फ्राइड और हिंदी साहित्य जो निबंध है उसमें क्या कहा कि फ्राइड की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उन्होंने अचेतन का अन्वेषण किया और मानव मनोविश्लेषण के लिए असीमित क्षेत्र का क्या उद्घाटन कर दिया है। रहस्य के घने आवरण में पड़ी व्यक्ति और समाज के अनेक समस्याएं बुद्धि और विवेक के प्रकाश में आई कि जो लोग नहीं जानते थे उनका भी उन्होंने उद्घाटित किया, जिससे जीवन के पुनर्मूल्यन के लिए नवीन साधन उपलब्ध हुए। उन्होंने जो बातें बताई उनको सोचने मजबूर किया और जिनकी नई सृजना जो नवीन साधन उपलब्ध हुए जीवन के पुनर्मूल्यन के। दूसरी बात ये लिखते हैं नगेंद्र साहब कि काम को मूलभूत वृत्ति मानते हुए उन्होंने मनुष्य के रागात्मक संबंधों का सटीक व्याख्यान प्रस्तुत किया कि काम क्या एक मूलभूत वृत्ति है। इसको उन्होंने स्पष्ट करते हुए कि मनुष्य के रागात्मक जो संबंध है उनका सटीक व्याख्यान किया है इन्होंने, जिससे जीवन में बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में जो सहायता मिलती है। ठीक है, ये नगेंद्र साहब बताते हैं अपने निबंध में। अब फ्राइड साहब की सीमाएं भी स्पष्ट है। वो कहते हैं कि फ्राइड के निष्कर्ष अस्वस्थ व्यक्तियों की मन स्थिति पर आधारित हैं। नगेंद्र क्या कहते हैं सीमाओं में कि निष्कर्ष जो हैं फ्राइड के वो अस्वस्थ व्यक्तियों की मन स्थिति पर आधारित है। अतः विकृतियों के आधार पर प्रतिपादित जीवन दर्शन स्वस्थ मानव का जीवन दर्शन कैसे हो सकता है? क्या कहते हैं ये कि अस्वस्थ व्यक्ति थे ना, जो मेंटली ऐसे थे इन विचारों से, तो उन पर आधारित है इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है निष्कर्ष फ्राइड का। तो जो स्वस्थ है प्रतिभा जीवन दर्शन स्वस्थ मानव का जीवन दर्शन है जो कैसे हो सकता है? ये कहते हैं ये यहाँ तक पहुँच पाया, ज़्यादा आगे देख नहीं पाया। तो काम जीवन की मूल प्रवृत्ति अवश्य है, परंतु वह अंग ही है, सर्वांग नहीं है। तो नगेंद्र साहब इनकी सीमाओं के बारे में बताते कि यहीं तक पहुँच कर पाए क्या कि मूल प्रवृत्ति तो जरूर है काम, लेकिन वो क्या एक अंग मात्र है, सभी अंग मूल काम ही नहीं है। काम को केवल एक अंग बताया इन्होंने। तो फ्राइड ने उसे सर्वस्व मानकर अपने दर्शन को एकांकी है जो बना दिया है। फ्राइड ने काम को ही सब कुछ बना दिया, काम से सारा कुछ मामला जुड़ा हुआ है। फ्राइड का दर्शन जो है अभावात्मक है, उसमें समाधान नहीं है, वह व्यष्टि तक सीमित है, समष्टि के लिए उसके पास कोई संदेश नहीं है। ध्यान में रखना, इन सारी बातों में बहुत विशेष बातें हैं ये। किंतु ये आरोप अनुचित है। प्रारंभ में उनके प्रयोग और निष्कर्ष अभावात्मक थे, धीरे धीरे उनकी दृष्टि भावात्मक होती गई तथा भावों के उन्नयन और अहम के समाजीकरण में अपना समाधान प्रस्तुत किया है। निष्कर्ष रूप में हम देखें, संहार रूप में हम देखें तो फ्राइड ने प्रगति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए साहित्यकार के व्यक्तित्व और साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनका विश्लेषण व्याख्यान के लिए नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया। फ्राइड इस बात पर बहस नहीं करता कवियों के बारे में कि कवि केवल कल्पना करते हैं, उनके बाल क्रीड़ाओं से संबंधित है, तो समाज के अंदर एक नया विचार उत्पन्न नहीं होता और समाज के जो और भी चिंतक वगैरह हैं और भी जो समीक्षक वगैरह हैं वो इसको सोचने पर और मजबूर नहीं होते और आगे समझने पर मजबूर नहीं होते। तो फ्राइड ने प्रगति की जो परंपरा को आगे बढ़ाया है और साहित्यकार का व्यक्तित्व और साहित्य की जो प्रवृत्ति उनके विश्लेषण व्याख्यान के लिए नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया, जिससे साहित्य के अध्ययन आलोचन के इतिहास में एक नया अध्याय है जो जुड़ा है। तो ये था साहब फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद ग्रेड फर्स्ट हिंदी के लिए। ठीक है, अब आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, समझो आपकी हिंदी के दृष्टिकोण से फ्राइड किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्या सवाल बन सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, आप वीडियो को सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8000 से अधिक लोग हैं जो जुड़ चुके हैं। पढ़ाई को लेकर आप कोई भी समस्या है आपकी, किस प्रकार तैयारी करें, कैसे सकारात्मक ऊर्जा रखें, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो डाले और मैं डालता रहता हूँ यहाँ पर। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।